See, first requirement, minimum subscription. SEBI issue and listing of debt securities regulation 2008, regulation 12 state the minimum subscription to be collected by a company. Okay, so rule regarding minimum subscription is given under SEBI issue and listing of debt securities regulation 2008, regulation 12. म्हणजे मिनिमम सबस्क्रिप्शनच्या बाबतीत की मिनिमम सबस्क्रिप्शन किती असलं पाहिजे, त्या बाबतीत जी काही प्रोव्हिजन आहे ती कशामध्ये दिलेली आहे, सेबी इश्यू अँड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्युरिटीज रेग्युलेशन 2008 रेग्युलेशन 12 यामध्ये सांगितलेलं आहे की कंपनीसाठी जर डिबेंचर इश्यू करणार असतील तर त्या कंपनीला मिनिमम सबस्क्रिप्शन किती आलं पाहिजे. As per SEBI, the minimum subscription for the public issue of debenture is 75% of base issue size, that is 100 crores. Okay, तो अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है और उसका बेस साइज जो रहेगा अगर वो 100 करोड़ से तो कम से कम 75% क्या आना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मतलब क्या, देखो अगर कंपनी को डिबेंचर इशू करने हैं तो कंपनी पहले प्रॉस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट दे देगी न्यूज़पेपर में या ईमेल पे या तो वेबसाइट पे, अलग अलग तरीके से प्रॉस्पेक्टस दिया जाएगा. वो प्रॉस्पेक्टस पढ़ के जिन लोगों को लगता है डिबेंचर परचेस करना है वो लोग कंपनी को एप्लीकेशन करेंगे. एप्लीकेशन के साथ वो जो लोग हैं वो लोग एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी भरेंगे. फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर का, एक डिबेंचर का प्राइस है, वैल्यू है 100 रुपीज. कंपनी वहां पे प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेगी 100 रुपीज इसका वैल्यू है, लेकिन आपको एप्लीकेशन के साथ 10 रुपया पेड करना है. तो अगर मैं एक डिबेंचर लेना चाहता हूँ तो मैं एप्लीकेशन के साथ 10 रुपया भरूंगा. अगर मैं 5 डिबेंचर लेना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन के साथ मुझे 50 रुपया भरना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी कितना रहेगा, ₹10. तो ऐसे केस में लोग क्या करेंगे, कंपनी के पास एप्लीकेशन करेंगे. तो कम से कम कितने डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आने चाहिए, 75%. मतलब अगर मुझे 10,000 डिबेंचर बेचने हैं तो कम से कम 7,500 डिबेंचर परचेस करने के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आने चाहिए. तो वो बनेगा 75% मिनिमम सबस्क्रिप्शन. आलं लक्षात. मिनिमम सबस्क्रिप्शन म्हणजे काय, तेवढा रिस्पॉन्स तुम्हाला मिळाला पाहिजे. कमीत कमी 75% डिबेंचर घेण्यासाठी लोकांचे एप्लीकेशन आपल्याकडे आले पाहिजे. किती आले पाहिजेत, 75% इन द केस ऑफ पब्लिक इश्यू. इफ द मिनिमम सबस्क्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, the entire money received should be refunded within 12 days from the date of closure of the issue. अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला है 75%, मतलब अगर हम 10,000 डिबेंचर बेचने वाले हैं और हमें एप्लीकेशन जो आ गए वो सिर्फ 6,000 डिबेंचर के लिए ही आए, मतलब सिर्फ 6,000 डिबेंचर लेने के लिए ही लोग तैयार है, मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ 60%, मतलब 75% से कम. ऐसे केस में हमें जिन जिन लोगों से एप्लीकेशन मनी लिया है उन सभी का एप्लीकेशन मनी हमें वापस करना पड़ेगा विद इन 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू. आलं लक्षात. म्हणजे त्या तारखेला आपला इश्यू क्लोज होणार आहे, कारण की आपण प्रॉस्पेक्टस मध्ये एक तारीख देणार, त्या तारखेपासून 12 दिवसाच्या आत आपल्याला पैसे परत करावे लागतील, त्यांचे एप्लीकेशन मनी परत करावे लागतील. का परत करावे लागतील, कारण की आपल्याला मिनिमम सबस्क्रिप्शन मिळालं नाही, आपल्याला 75% रिस्पॉन्स मिळाला नाही, कारण की आपल्याला विकायचे होते 10,000 डिबेंचर, परंतु आपल्याकडे जे एप्लीकेशन आले ते फक्त 6,000 डिबेंचर साठीच आले, म्हणजे आपल्याला फक्त 60% सबस्क्रिप्शन मिळालं. म्हणून आपल्याला ज्या ज्या लोकांकडून आपण एप्लीकेशन मनी घेतलेले आहे ते पैसे आपण लोकांना परत करणार. किती दिवसामध्ये परत करणार, विद इन 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यूज. सेकंड, रिटेन्शन ऑफ ओव्हर सबस्क्रिप्शन. रिटेन्शनचा अर्थ होतो ठेवून घेणे. रिटेन्शन का मतलब है रख देना. कंपनी कैन रिटेन ओव्हर सबस्क्रिप्शन मनी
up to maximum 100% of the base issue size or any lower unit as specified in the offer letter or letter of offer or prospectus. अभी ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो, हमें फॉर एग्जांपल डिबेंचर बेचने हैं 10,000 और हमें जो एप्लीकेशन आए वो एप्लीकेशन में हमें एप्लीकेशन जो आए वो 15,000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आए। अभी हमें बेचने कितने हैं? 10,000। एप्लीकेशन कितने के लिए आए? 15,000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आए। इस केस को कहा जाएगा ओव्हर सबस्क्रिप्शन, मतलब आपको रिस्पॉन्स ज्यादा मिला, म्हणजे आपल्याला रिस्पॉन्स काय मिळाला? जास्त, कारण की आपल्याला विकायचे फॉर एक्झाम्पल 10,000 डिबेंचर्स आणि आपल्याला जे एप्लीकेशन आलं ते एप्लीकेशन आलं 15,000 डिबेंचर साठी आलं, म्हणजे 15,000 डिबेंचर विकत घेण्यासाठी लोक तयार आहेत, पण आपल्याला विकायचे आहेत किती? फक्त 10,000। याला म्हटलं जाईल ओव्हर सब्सक्रिप्शन, म्हणजे रिस्पॉन्स जास्त आला। अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा? 5,000 जो एप्लीकेशन ज्यादा है उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। अभी क्या कंपनी क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन किया है, तो कंपनी क्या मुझे कहेगी कि हम आपको 100 नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 75 देंगे। कितने देंगे? 75, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। ओके, तो कंपनी यहाँ पे मुझे 100 के 100 नहीं देगी, सिर्फ 75 देगी। कंपनी एक रेशियो डिसाइड करेगी, तो उसने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ 75 डिबेंचर्स मिलेंगे। लेकिन मैंने एप्लीकेशन मनी कितने का भरा है? मैंने तो एप्लीकेशन मनी 100 का भरा है, तो मेरे 25 डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास जमा रहेगा। कंपनी वो अपने पास रख सकती है या मुझे वापस कर सकती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में दिया है उसके हिसाब से कंपनी करेगी। तो कंपनी वो अपने पास रखेगी। तो अभी आप बोलोगे कंपनी ने क्यों रखा? क्योंकि मुझसे अभी तक सिर्फ 10 ही रुपया मांगा है ना, 100 रुपए का डिबेंचर है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अभी तक एप्लीकेशन के साथ कितना मांगा है? सिर्फ 10 रुपया। अभी भी कंपनी मुझसे कितना मांगने वाले हैं? 90। तो जो मेरा पहले से ही उनके पास पैसा पड़ा है, वो पैसा जब कंपनी नया पैसा मुझसे डिमांड करेगी तब वो पैसा माइनस किया जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से कंपनी बेस वैल्यू के 100% तक पैसा अपने पास रख सकती है इन द केस ऑफ ओव्हर सबस्क्रिप्शन। आलं लक्षात? म्हणजे जर ओव्हर सबस्क्रिप्शन असेल तर तुमचे जे जास्तीचे पैसे आहेत ते कंपनी स्वतःकडे ठेवू शकते आणि पुढच्या वेळी तुमच्याकडनं जे पैसे डिमांड करायचे आहेत त्याच्यामधनं ते पैसे काय केले जातील? मायनस केले जातील। थर्ड इज अंडरराइटिंग। Company may enter into underwriting agreement with underwriters for its public issue of debenture. Appointment of underwriter must be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus. So, company may issue debentures through underwriting agreement. कंपनी अंडररायटिंग अग्रीमेंटच्या थ्रू देखील डिबेंचर इश्यू करू शकते आणि त्यासाठी कंपनी अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करू सकते अंडरराइटर्स बरोबर। अभी अंडरराइटर्स कौन रहते हैं? ये कोई बैंक हो सकती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रह सकती है जो डिबेंचर बेच के देने की जिम्मेदारी लेती है, गारंटी लेती है। और वो क्या कहते हैं कि अगर हम लोगों ने डिबेंचर नहीं बेच पाए तो वो सारे के सारे डिबेंचर वो बैंक या जो भी अंडरराइटर है वो परचेस करने की जिम्मेदारी लेती है, गारंटी लेती है, उसे कहा जाता है अंडरराइटर। तो अंडरराइटिंग के थ्रू कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकती है या कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो डिबेंचर इशू करने के लिए भी कंपनी अंडरराइटिंग की मदद ले सकते हैं। लक्षात ठेवा, डिबेंचर जरी इशू करायचे असतील तेव्हा देखील कंपनी अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करून अंडरराइटिंगच्या थ्रू डिबेंचर इशू करू शकते। बट that fact must be mentioned in the letter of offer or offer letter or in prospectus. परंतु तशा प्रकारे की आम्ही जे डिबेंचर इश्यू करणार आहे त्यासाठी अंडररायटिंगचे एग्रीमेंट झालेला आहे त्या प्रकारची जी फॅक्ट आहे ती तुम्हाला प्रॉस्पेक्टस मध्ये मेंशन करावी लागेल। ओके, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रॉस्पेक्टस में या ऑफर लेटर में या लेटर ऑफ ऑफर में कि कंपनी जो डिबेंचर इशू करने वाली है वो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के थ्रू इशू करने वाली है और उस तरह का जो डिटेल है आपको प्रॉस्पेक्टस में देना पड़ेगा। फोर्थ इज क्रेडिट रेटिंग। सेबी issue of capital and disclosure requirement regulation 2018 state that
company should get credit rating for issuing debentures. SEBI issue of capital एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 के हिसाब से कंपनी जो डिबेंचर इशू करने वाली है उसको अपना क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ेगा. एज पर सेबी, कंपनीज मेकिंग अ पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजन्सी. सेबी काय सांगतं की जर तुमची कंपनी डिबेंचरचा पब्लिक इश्यू किंवा राईट इश्यू करणार असेल आणि ते डिबेंचर समजा कन्वर्टिबल डिबेंचर असतील, कन्वर्टिबल डिबेंचर मीन्स जो डिबेंचर कुछ साल के बाद इक्विटी शेअर में कन्वर्ट किए जाते, म्हणजे त्या प्रकारचे जर डिबेंचर असतील तर तुमचे जी कंपनी आहे त्याचं क्रेडिट रेटिंग करून घ्यावं लागेल. कमीत कमी एक किंवा त्यापेक्षा जास्त क्रेडिट रेटिंग एजन्सी कडून तुम्हाला त्याची रेटिंग करून घ्यावी लागेल. The rating should be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus. और जो भी रेटिंग आपको मिलेगा, बराबर, वो जो रेटिंग मिलेगा आपको वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा. अभी रेटिंग क्या होता है? रेटिंग गिवन इन द डेब्ट सिक्योरिटीज बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विच इंडिकेट द क्रेडिट रिस्क लेवल. अभी देखो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लाइक क्राइसिल, केयर एटसेट्रा. इस तरह के बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में है. ये कंपनी क्या करती है या ये एजेंसी क्या करती है, जिस कंपनी को डिबेंचर इशू करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं, उनका रेटिंग करती है. मतलब उनका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करती है कि इस कंपनी ने कितना कर्जा लिया है, क्या अगर कर्जा लिया है या कंपनी रेगुलरली कर्जे का इंस्टॉलमेंट पेड करती है या नहीं करती है, कंपनी ने इसके पहले कितने डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर होल्डर का पैसा ठीक से दिया है या नहीं दिया है, शेयर्स कितने इशू किए हैं, डिविडेंड किस तरह से देती है, सब चीजों का फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है और उसके बेस पे वो रेटिंग देते हैं कि इस कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स परचेस करने में इन्वेस्टर को कितना रिस्क है. तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, वो रेटिंग देख के डिसाइड कर सकता है कि इस कंपनी में रिस्क कितना रहेगा और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि इस कंपनी के डिबेंचर या शेअर परचेस करे या ना करे. ओके, म्हणजे आपण त्याच्यावर जर तुम्हाला जास्त कळत नसेल की ती कंपनीची बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस फार काय कळत नसेल, मग प्रॉस्पेक्टस मध्ये त्याची रेटिंग बघायची. रेटिंग मध्ये आपल्याला कळतं की ह्या कंपनीचे शेअर्स किंवा ह्या कंपनीचे डिबेंचर्स परचेस करण्यामध्ये किती रिस्क आहे. रेटिंग चांगली असेल त्याचा अर्थ तिथे रिस्क नाही. रेटिंग जशी जशी कमी कमी होत जाते याचा अर्थ त्या ठिकाणी रिस्क जास्त आहे, म्हणजे त्या कंपनीची फायनान्शियल पोझिशन चांगली नाही, हे आपल्याला रेटिंग वरून कळू शकतं. See, CRISIL rating scale for long-term debt instrument including debentures. देखो क्राइसिल जो एजेंसी है किस तरह से रेटिंग देती है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उसके लिए. जैसे क्राइसिल ट्रिपल ए, तो उसका मतलब रहेगा हाईएस्ट सेफ्टी. तो अगर प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी किसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया डिबेंचर इशू करने के लिए और उसमें अगर लिखा है रेटिंग क्राइसिल ए, इसका मतलब समझ लेना है उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है और उस कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा. क्राइसिल ए मतलब थोड़ा सा सेफ्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई सेफ लिखा है मतलब थोड़ा सा सेफ्टी कम. क्राइसिल ए मतलब एडवोकेट सेफ्टी. क्राइसिल बी मतलब मॉडरेट सेफ्टी, यहाँ पे सेफ्टी क्या रहेगी आपकी, मीडियम रहेगी, मतलब लॉस होने की भी चांसेस है. क्राइसिल बी अगर इस तरह का रेटिंग रहता है उसका मतलब उस तरह की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना क्या रहेगा, ज्यादा रिस्की रहेगा. क्राइसिल सी अगर इस तरह का रेटिंग मिला है तो उसका मतलब उस तरह की जो कंपनी है उस कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स परचेस करना बहुत ही रिस्की रहेगा. और क्राइसिल डी रहता है मतलब डिफॉल्ट, और उसका मतलब रहेगा उस कंपनी का पेमेंट के बारे में इरेगुलरिटी है, उन्होंने पहले का कर्जा या डिबेंचर होल्डर का पैसा अभी तक दिया नहीं है. ओके, तो इस तरह से अगर हम रेटिंग भी देखते हैं हमें पता चलेगा कि कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है. हा लक्षात, म्हणजे अशा प्रकारची जी रेटिंग असते ती प्रॉस्पेक्टस मध्ये जरी बघितली तरी आपल्याला कळतं की ह्या कंपनीमध्ये पैसे इन्वेस्ट केले पाहिजेत किंवा करू नये. और वो जो रेटिंग रहेगी वो आपको प्रॉस्पेक्टस में लिखनी पड़ती है. म्हणजे तुम्हाला जी काही रेटिंग येणार आहे
ती रेटिंग तुम्हाला तुमच्या प्रॉस्पेक्टस मध्ये, तुम्ही जी ऍडव्हर्टाइज देणार आहे डिबेंचरची, त्या प्रॉस्पेक्टस मध्ये तुम्हाला लिहावी लागते. ओके, सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स ॲज पर सेबी.